हाँ बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? अच्छा, तो लास्ट क्लास में अपन अग्नाशय ग्रंथि की बात हम लोगों ने कर ली थी और उसके अंदर लैंगरहैंस के ईप्सो में जो थी उनकी चर्चा हुई थी कि उसमें जो कौन कौन सी सेल्स होती हैं वो क्या क्या बनाती हैं। तो उसमें अपन ने अल्फा बीटा डेल्टा सेल के द्वारा स्रावित हार्मोन का जो है चर्चा की थी हम लोगों ने। और फिर अपन ने जो है डिसऑर्डर की भी बात की, जिसमें डायबिटीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। इसमें डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसिपिडस में आपको मैंने कहा था कि ये एडीएच की कमी की वजह से होती है और जिसकी वजह से नेफ्रॉन जो है उनसे जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मेलाइटस के अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो टाइप 1 टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो है, जैसे टाइप 1 की बात करें तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये दो टाइप की है। इसमें हम लोगों ने चर्चा इसकी कर ली थी। इसका फुल फॉर्म अपन ने डिस्कस किया था कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, मतलब इंसुलिन पर निर्भर करने वाला डायबिटीज मेलाइटस है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये जो है वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हालांकि ये डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार थोड़ा सा दोबारा अगर मैं बता दूं तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये 20 वर्ष से कम उम्र तक हो सकता है, इसलिए इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहा गया है। जुवेनाइल ऑनसेट मधुमेह, जुवेनाइल अवस्था जो शुरुआती अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्व प्रतिरक्षा रोग के कारण, स्व प्रतिरक्षा रोग जो है इसकी वजह से बीटा सेल्स के विरुद्ध एंटीबॉडीज निर्माण होने लगता है। और इसका परिणाम क्या होगा, बीटा सेल्स जो हैं इनकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे इंसुलिन उत्पादन कम हो जाएगा और उससे हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है इसका परिणाम होगा, ये अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। तो इंसुलिन की कमी की वजह से हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्लड है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर ग्लूकोज है वो कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाएगा और इससे जो है किडनी के थ्रू वो फिल्टर होकर के यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकलेगा, है ना। और इससे एक चीज़ और इसके अंदर आप लोग लिख लेना, एक तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी की वजह से इसके अंदर, तो वो यूरिन के थ्रू जो है बाहर रिलीज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो मूत्र की इसके अंदर क्या होती है, हानि होती है, तो किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं। दूसरा, इसमें कीटोन बॉडीज भी बनते हैं। हाई ब्लड शुगर जो है ग्लाइकोस यूरिया वाली जो इसके अंदर कंडीशन है, एक तो है ग्लाइकोस यूरिया का मतलब है
मूत्र में ग्लूकोज। दूसरा है कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया, तो इसमें मूत्र में कीटोन काय की उपस्थिति। तो कीटोन बॉडीज भी बनने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपचार क्या है? उपचार भी शायद मैंने आपको बताया होगा कि बाहर से उपचार, चलो यहां लिख देता हूं, एक्सोजिनस इंट्रावेनस इंसुलिन को ग्रहण करना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट है, बाहर से इंसुलिन को लेना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये सब चर्चाएं अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी, क्योंकि अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ऐसे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होगी। सेकंड की बात करते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अगर नोट नहीं किया तो पहुंच करके नोट कर लेना लास्ट क्लास में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की अगर हम लोग बात करें, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है ना, टाइप सेकेंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें देखें, इसमें बीटा सेल्स फंक्शनल होती हैं, बीटा सेल्स जो है वो कार्य करती हैं। ऐसे में इंसुलिन उत्पादन सामान्य रहता है। यह 40 वर्ष के बाद मोटापा बढ़ने के कारण होती है। क्लियर ना। तो ये इसमें फिर होता क्या है, इसमें इंसुलिन ग्राही की इंसुलिन के लिए सुग्राहिता कम हो जाती है। होता क्या देखें कि मान लो ये सेल्स है आपकी और ये इंसुलिन के रिसेप्टर हैं, ये सेल है, ये इंसुलिन ग्राही है। तो ये मान लो इंसुलिन हार्मोन है और ये ग्लूकोज के अणु हैं, ये ग्लूकोज के अणु। तो होता क्या है कि ये जो इंसुलिन के ग्राही हैं, इनके आसपास वसा जमा हो जाती है मोटापा बढ़ने से। वसा का जमाव हो जाता है, वसा का इंसुलिन ग्राही के पास जमाव। और जब वसा का जमाव हो जाता है तो ऐसे में जो इंसुलिन हार्मोन है वो अपने ग्राही तक नहीं पहुंच पाता है। इंसुलिन हार्मोन अपने ग्राही तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर नहीं पहुंच पाएगा तो ग्लूकोज का
ग्लूकोज का प्रवेश सेल में नहीं हो पाएगा, यही इस रोग के अंदर होता है। तो इंसुलिन ग्राही के पास वसा जमाव के कारण इंसुलिन ग्राही तक नहीं पहुंच पाता है। इससे ग्लूकोज सेल्स में प्रवेश नहीं कर पाता। क्लियर ना? तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है उसमें आप लोग देखें इंसुलिन की कमी नहीं हो रही है, इसमें एक्चुअल में मोटापा बढ़ने से सेल्स के आसपास फैट जमा हो जाती है जिससे इंसुलिन अपने ग्राही तक नहीं पहुंच पाता है। क्लियर ना? तो इसका उपचार क्या है? इसके उपचार की अगर हम लोग बात करें तो वही है मोटापे को कम करके अगर एक्सरसाइज वगैरह की जाए और अगर मोटापा कम हो जाए तो ऐसे में फैट जो है वो हट जाएंगी और इंसुलिन अपने ग्राही तक पहुंच जाएगा जिससे ग्लूकोज भी ग्लूट के माध्यम से सेल में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये बात होगी किसकी? डायबिटीज की। नोट कर लें पॉज करके। चले आगे। तो ये पेनक्रियाज जो है उसका डिस्कशन हो गया। अगली ग्लैंड बताओ कौन सी डिस्कस करें? अच्छा ये देखो कौन कौन सी हो गई हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, है ना? इतनी हो गई। कौन कौन सी रह गई? पीनियल, थाइमस, पीनियल ग्लैंड हो गई, थाइमस हो गई और गोनेड, इनकी चर्चा बाकी है। तो अगली ग्लैंड जो है उसकी बात करते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है इसको एपिफाइसिस भी कहा गया है। ओरिजिन एक्टोडर्मल है ना? क्योंकि ये जो मस्तिष्क है वहीं पर ये मौजूद होती है, तो एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन है। इसे एपिफाइसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। यह शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड यही है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक दिन मैंने डायग्राम भी बनाया था, तो आप लोगों को उसमें बताया था कि जैसे थैलेमस जो हैं दोनों, है ना? ये दोनों थैलेमस है और थैलेमस के बीच में जो है ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल है। मान लो तीसरा कक्ष है, थर्ड वेंट्रिकल। और इसी के नीचे जो है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ये ब्लू कलर वाला जो है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो ये जो थैलेमस हैं
उन्हीं के बीच में ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल है। तो इसमें देखें कि जो डाइएनसेफेलोन है, उसी डाइएनसेफेलोन का हाइपोथैलेमस पार्ट है, उसी डाइएनसेफेलोन में ऊपर की तरफ डोर्सली ये ग्लैंड मौजूद होती है। ये है एपीफाइसिस, डाइएनसेफेलोन का छत वाला भाग है ये, या पीनियल ग्लैंड। ये है पीनियल वृंत, पीनियल स्टाल्क, पीनियल वृंत। इसको थर्ड आई भी कहा गया है, तीसरी आंख, थर्ड आई। तो एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, और इस पे लाइट का इफेक्ट पड़ता है। जो आई बॉल हैं हमारे, आई बॉल से आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्टिक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक काइज्मा बनता है। फिर एक ट्रैक इधर आता है और एक ट्रैक उधर जाता है। यही ऑप्टिक काइज्मा जो है, इसके कुछ न्यूरॉन स्पिनियल ग्लैंड में भी जाते हैं, और फिर वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑसिपिटल बोन का वहां तक आ जाते हैं। ये क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, प्रमस्तिष्क वल्कुट है ना, ऑसिपिटल लोब। तो आप लोग देखें कि हमारी आंखों पर जो लाइट गिरती है, आंखों में जो लाइट प्रवेश करती है, तो उस लाइट का इफेक्ट जो है यहाँ तो हो ही रहा है क्योंकि इमेज बनती है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ न्यूरॉन जो हैं वो पीनियल ग्लैंड से भी जुड़े हुए हैं, तो उस लाइट के गिरने का संदेश जो है वो पीनियल ग्लैंड तक भी आता है। तो आप लोग देखिए कि यह ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। इसका स्रावण करती है मेलेटोनिन का, और मेलेटोनिन ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का बना होता है। ये जो मेलेटोनिन है वो ट्रिप्टोफैन एमाइनो एसिड का बना होता है। मेलेटोनिन जो है मेलेटोनिन लाइट की उपस्थिति में कम स्रावित होता है। लाइट जो है उसकी उपस्थिति में कम स्रावित होगा, और जब डार्क होगा तब मेलेटोनिन का लेवल ज़्यादा होगा, है ना। तो कह सकते हैं इन डार्क, अंधेरे में मेलेटोनिन स्तर ज़्यादा, और इन लाइट, प्रकाश में मेलेटोनिन स्तर कम। ये चीज़ आपको याद रखनी है, नोट करें पहुंच करके। ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें, जो पीनियल ग्लैंड से स्रावित मेलेटोनिन है, तो फंक्शन की बात करें तो यह ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी
का नियंत्रण करती है ना, और डे नाइट लय का नियंत्रण ये करती है। मतलब उठना जो है ना, स्लीप वेक साइकिल, उठना का जो चक्र है उसको ये नियंत्रित करती है। इसके अलावा जो अन्य कार्य है, त्वचा का पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, रज चक्र मादाओं में, मेटाबॉलिज्म भोजन का उपापचयन, बॉडी की सुरक्षात्मक क्रिया या क्षमता इत्यादि को ये नियंत्रित करती है। क्लियर ना, नोट कर लें। ये सब जो हैं वो मेलेटोनिन के फंक्शन हो गए, सारे के सारे मेलेटोनिन के फंक्शन में आपको याद रखना है। कर लिए नोट? चलो, देखो कि मान लो 6 AM 12 PM फिर 6 PM फिर 12 AM फिर 3 AM और फिर 6 AM। समझ रहे हो ना? तो देखो 12 बजे या मैं कहूं कि ये जो इवनिंग वाला समय है, इवनिंग है ना, शाम, जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं तो अंधेरा बढ़ता है और लाइट कम होती है। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है लाइट बढ़ती है, तो इस दौरान जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं अपन लोग 12 AM मतलब रात के 12 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं तो मेलेटोनिन स्तर बढ़ता है, मेलेटोनिन का स्तर बढ़ता है, बढ़ता जाता है, यहाँ पे भी बढ़ता जाएगा। और 3 बजे मेलेटोनिन का स्तर मैक्सिमम होगा। 3 बजे मेलेटोनिन का लेवल जो है वो मैक्सिमम होगा, और उसके बाद में वो लगभग 6 बजे तक जो है, मतलब 3 बजे के बाद में वो मेलेटोनिन कम होने लगता है, मेलेटोनिन का स्तर रिड्यूस होने लगता है, और लगभग दोपहर के 12 बजे तक मेलेटोनिन का स्तर बहुत कम हो जाता है, घट जाता है, और फिर वो शाम को फिर बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरीके से लाइट की वजह से मेलेटोनिन जो उसका स्तर प्रभावित होता है। शाम को जैसे जैसे अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन का स्तर बढ़ता है, और आपको पता है कि जैसे जैसे मेलेटोनिन का स्तर बढ़ेगा तो इससे हमें नींद आने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे सुबह लाइट सूर्य उदय होता है, जैसे लाइट गिरती है तो मेलेटोनिन का लेवल कम होने लगता है, और इससे हम जो है वो जाग पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये डे नाइट की जो एक्टिविटी हमारे अंदर है, जो लय बनी हुई है हमारे अंदर, डायूर्नल
जो रिदम है उसको ये नियंत्रित करता है। ठीक है ना, पॉज करके नोट करो। नोट में फिर एक लाइन अपन लोग लिख रहे हैं कि मेलेटोनिन गोनेड पर संदमक प्रभाव दर्शाता है। यह FSH व LH स्त्रावण को रोकता है। इससे जो यौनारंभ है उसमें डिले होता है ना, क्योंकि ये गोनेड की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, संदमित किए हुए है। इसलिए GnRH गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है FSH LH वो स्रावित नहीं होते, तो वो गोनेड और टेस्टिस पे जाके कार्य नहीं करेंगे और इससे यौनारंभ जो है वो जल्दी नहीं हो पाता है। नोट कर लें वो। अब उसी नोट में एक चीज इंटरेस्टिंग जो हमें याद रखनी है, जो बच्चे जन्म से ब्लाइंड होते हैं उनमें प्यूबर्टी या यौनारंभ जल्दी आती है ना। अब तुम लोग कह रहे हो कि ना भाई अगर मेलेटोनिन का स्तर ज्यादा है तो LH FSH का स्रावण कम होगा, तो प्यूबर्टी में डिले होगा, और लाइट गिरने से मेलेटोनिन का स्तर कम हो रहा है, तो इसका मतलब अगर लाइट गिरती है तो मेलेटोनिन का स्तर कम हो जाएगा, तो इससे फिर FSH LH का स्रावण बढ़ जाएगा, तो प्यूबर्टी आने में आसानी मिलेगी। और जो बच्चे ब्लाइंड है उनकी आंखों में तो लाइट गिर ही नहीं रही है, इसका मतलब फिर मेलेटोनिन का स्तर जो है, अगर जो अंधे हैं उनमें तो लाइट गिर ही नहीं रही है ना, और अगर लाइट नहीं गिरेगी तो मेलेटोनिन का लेवल बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो LH FSH को वो रोकेंगे, तो प्यूबर्टी आनी नहीं चाहिए, यौनारंभ जो है वो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ब्लाइंड के अंदर उल्टा हो रहा है। एक बार दोबारा समझें, हमने कहा कि मेलेटोनिन FSH LH के स्तर को कम करता है, इससे प्यूबर्टी जो है उसमें डिले होता है। और एक चीज हमने पढ़ी कि मेलेटोनिन जो है प्रकाश की उपस्थिति में कम स्रावित होता है, तो इसका मतलब जो ब्लाइंड है उनमें तो प्रकाश जा ही नहीं रहे, तो उनमें मेलेटोनिन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, तो मेलेटोनिन का लेवल अगर ज्यादा होगा तो FSH LH को रोकेंगे, तो प्यूबर्टी डिले होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो ब्लाइंड होते हैं उनमें प्यूबर्टी जल्दी आती है, तो ये क्या लॉजिक है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख रहे हैं कि ऐसे बच्चों में रेटिना पर कभी भी लाइट गिरती ही नहीं है, जिससे उनमें लाइट डार्क साइकिल, जो भी एक मैंने बताया था लाइट डार्क साइकिल, की शुरुआत ही नहीं होती। उनमें लाइट डे साइकिल शुरू ही नहीं होता है, और इससे
उनमें मेलेटोनिन का निर्माण नहीं होता। उनमें मेलेटोनिन बनता ही नहीं है, और अगर मेलेटोनिन नहीं बनेगा तो उनके अंदर FSH LH का स्तर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और जब ये बढ़ जाएगा तो उससे परिणाम क्या होगा? अर्ली प्यूबर्टी। तो ये कारण है, लाइट नहीं गिरने से उनमें डे नाइट साइकिल कभी शुरू हुआ ही नहीं, और अगर शुरू नहीं हुआ तो ऐसे में उनके अंदर कभी भी मेलेटोनिन बनता ही नहीं है, और बनेगा नहीं तो गोनेड पे जो ऋणात्मक रेगुलेशन था वो हट गया, तो मतलब मास्टर ग्लैंड पे जो ऋणात्मक रेगुलेशन था वो हट गया, तो FSH LH का स्तर बढ़ जाएगा, और बढ़ने से फिर अर्ली प्यूबर्टी आ जाएगी, है ना। तो नोट कर लें इसको पोज करके। तो जो ब्लाइंड होते हैं फिर उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनमें मेलेटोनिन बनता नहीं है ना। तो ऐसे अंधे बच्चों में बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए बाहर से इंजेक्शन के थ्रू मेलेटोनिन दिया जाता है। तो वो लाइन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ब्लाइंड लोगों की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए उन्हें बाहर से इंजेक्शन द्वारा मेलेटोनिन दिया जाता है। उनको बाहर से मेलेटोनिन दिया जाता है जिससे उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहने की कोशिश करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, नोट कर लें। लास्ट वाला ये महत्वपूर्ण है ना, कॉन्सेप्चुअल है, ये बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता, तो आपको जिस तरीके से मैंने समझाया वैसे आप लोग समझे। वीडियो को ध्यान से देखें, ऑडियो को ध्यान से सुने और फिर इसको समझें, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। चले, तो ये बात हो गई पीनियल ग्लैंड की। एक पीनियल ग्लैंड जो है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके अंदर जो है कुछ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो कह सकते हैं एट्रोफी होती है इसमें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी क्रिया जो है वो प्रभावित होती है, कम होने लगती है। ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, अब बात करते हैं थाइमस की। थाइमस जो है वो एंडोडर्मल है, बाइलोब्ड है, मतलब दो पिंड वाली। लोकेशन की बात करें तो हर्ट व एओर्टा के पास मौजूद होती है। ये जो हमारा हर्ट है, ऐसे जो एओर्टा निकला हुआ है, तो यहीं पर हमारी जो थाइमस ग्लैंड बाइलोब्ड वो मौजूद होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की, तो ये बाहरी कैप्सूल है, ये पट्ट हैं, और इससे बाहर वाला जो पार्ट है और अंदर वाला पार्ट है वो अलग अलग हो जाता है। बाहर वाला वल्कुट हो गया और अंदर वाला मध्यांश हो गया, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने अंगों में वल्कुट और मध्यांश के रूप में बांटा गया है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किडनी में पढ़ा आप लोगों ने, बाहर वाला वल्कुट है, अंदर वाला मध्यांश है। ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड में भी पढ़ा है, बाहर वाला वल्कुट, अंदर वाला मध्यांश है। ऐसे ही ओवरी में भी पढ़ेंगे अपन, और थाइमस के अंदर भी यही होता है, बाहर वाला वल्कुट, अंदर वाला मध्यांश।
यहाँ पर जो है इसकी जो सेल्स वगैरह हैं वो मौजूद होती हैं, लिम्फोसाइट वगैरह। तो ये कुछ जो है थाइमस की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग था, नोट करें आप लोग। इसके द्वारा जो है हार्मोन की बात करें तो वो चलो पहले ये नोट करो पॉज करके। ठीक, तो थाइमस एक हार्मोन स्रावित करती है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन स्त्रावण किया जाता है इसके द्वारा। और थाइमोसिन हार्मोन जो है इसके कार्य की बात करें तो इसकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण व परिपक्वन हो पाता है। यहाँ टी लसिकाणुओं का मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो थाइमस है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, पढ़ेंगे अपन आगे। प्राथमिक लसिका अंग है ये, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये, जहाँ पर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कोशिकाएं बनती हैं और परिपक्व होती हैं। यहाँ या मैं कहूँ कि यह एंटीबॉडी उत्पादन में भी सहायक होता है। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ये वो अखाड़ा है जहाँ पर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित जो सेल्स हैं उनका निर्माण और परिपक्वन होता है। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी का अखाड़ा जहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र की सेल जो वो परिपक्व होती हैं। क्लियर ना। तो ये सब चीज़ें आपको इससे संबंधित याद रखनी, नोट कर लें। उम्र के साथ यह ग्लैंड छोटी होती जाती है, जिससे व्यक्ति की प्रतिरक्षा भी घटती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति की जो इम्यून पावर है वो रिड्यूस हो जाती है ना, वो इसलिए क्योंकि जो ये ग्लैंड है उसका साइज छोटा होता जाता है। नोट करें पॉज करके। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गई इतनी अपने थाइमस ग्लैंड। एनसीईआरटी में जो लिखा है इसके बारे में आप लोग पढ़ें अच्छे से, फिर क्वेश्चन लगाएं। तो टी लसिकाणु का भी परिपक्वन होता है, साथ ही उसके यहाँ पर बी लिम्फोसाइट से प्रतिरक्षी उत्पादन में भी सहायता मिलती है। और कैसा लसिका अंग है ये? प्राथमिक लसिका अंग है और ये बाई लॉब्ड है, इसकी लोकेशन याद रखनी है जो एनसीईआरटी में लिखी है। साथ ही कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसके क्या फंक्शन है, और एक एट्रोफी के बारे में याद रखना कि उम्र के साथ साथ ये अपहासित होती है, इसका साइज रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, ये हो गई अपने थाइमस ग्लैंड। तो अब बात करते हैं लास्ट गोनेड्स की। गोनेड्स जनद। तो गोनेड्स या जो जनद है इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये हैं टेस्टिस, वृषण,
और ओवेरी अंडाशय। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा अगर जनन की बात करें तो यह प्राइमरी लसिका अंग के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति भी कार्य करते हैं। मतलब ये प्राथमिक लसिका ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है जहाँ पे युग्मकों का उत्पादन होता है। प्राथमिक लसिकांग लिख दिया, सॉरी यह प्राथमिक जनन अंग के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति भी कार्य करते हैं। प्राइमरी जो जनन अंग है उनका कार्य क्या होता है? युग्मक उत्पादन। यहाँ पे युग्मक बनते हैं, उसके साथ साथ ये हार्मोन भी बनाते हैं। तो ये दो हैं, एक तो अंडाशय है और एक ओवरी है। तो इनकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, इतना नोट करें आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। तो ये एक जोड़ी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है वृषण कोश में। क्लियर ना? इनकी संरचना की अगर बात करें तो ये जो वृषण कोश हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। ऐसे ये वृषण कोश, स्क्रोटम बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्रोटम। और इसके अंदर की तरफ जो है ऐसे काफ़ी सारे कक्ष बने होते हैं। इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर अपन 12th के पोर्शन में पढ़ेंगे। ये क्या है? कक्ष हैं। और इन्हीं कक्षों में वृषण की जो क्रियात्मक इकाई है वो मौजूद होती है, जहाँ पे युग्मक बनते हैं। इन्हीं कक्षों के अंदर ब्लू कलर में जो दिखाया है इसको बोलते हैं रेता नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला गया है ना। इसी एरिया को थोड़ा सा अगर आवर्धित हम लोग करें, मतलब अगर इसको जूम इन करें, जूम इन का मतलब बड़ा करके अगर देखें तो ये रेता नलिका है का क्रॉस सेक्शन है रेता नलिका का। और इस रेता नलिका के अंदर की तरफ जो है वो जनन उपकला है, जनन उपकला। और उसके अंदर ये घनाकार जनन कोशिका है। तो इन जनन कोशिकाओं के अलावा इसके अंदर थोड़ी सी लंबी कोशिकाएं और होती हैं और इनको बोलते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल। साथ ही बाहर इस रेता नलिका के बाहर वाला जो क्षेत्र है, रेता नलिका के बाहर वाला क्षेत्र, ये वाला, जैसे ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर कुछ सेल्स और होती हैं रेता नलिकाओं के बाहर की तरफ। तो इनको बोलते हैं इंटरस्टिटियल सेल्स या लीडिंग सेल, लीडिंग सेल्स इनको कहा गया है। तो अब आप लोग देखें कि हम लोगों ने जब FSH-LH के बारे में आपको मैंने कहा था कि जो, चलो ये तो संरचना की बात है, हार्मोनल अभी मैं बताता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट करेंगे।
कर लिया? चलो, अब देखो, अपन ने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है GnRH, और वो पार्स डिस्टेलिस पे वर्क करता है ना। पार्स डिस्टेलिस जो है वो अग्रपीयूष वाला भाग है, वहां पे ये आके वर्क करता है, जिससे पार्स डिस्टेलिस रिलीज करती है FSH और LH। तो आप लोग देखें कि जो FSH है उसका टारगेट है सर्टोली सेल। FSH जो हार्मोन है इसका टारगेट क्या है? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल जो है इससे फिर क्या बनाएगी? मदद करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायक। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है शुक्राणु निर्माण में ये सहायक होती है। फिर LH की बात करें तो LH का टारगेट है ये कोशिकाएं, लीडिंग कोशिका है ना, और इससे लीडिंग कोशिका बनाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी किसको प्रमोट करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कस की थी है ना, तो आप लोग पॉज करके ये भी नोट कर लें। उसी डायग्राम में ये दो चीजें और इंक्लूड कर दो। ठीक है, अब अपन अगली क्लास के अंदर टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की बात करेंगे, एक दो इसके डिसऑर्डर की बात कर लेंगे, फिर ओवरी की बात करेंगे, और फिर जो है इस चैप्टर में कुछ अदर जो ग्लैंड वगैरह उनकी चर्चा करके हार्मोनल मैकेनिज्म वगैरह जो उसको डिस्कस करेंगे ना। तब तक बढ़िया इसको रिवाइज करो और क्वेश्चन करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।